यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। रिवीजन लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और आज का जो रिवीजन टॉपिक है वो है कॉस्ट शीट। ठीक, एग्जामिनेशन काफ़ी पास आ गया है। आप कोशिश करो कि कंटिन्यूअस जितना समय निकाल पाओ स्टडी के लिए उतना समय निकाल के स्टडी करो। ठीक, देखो कॉस्ट शीट जो चैप्टर है वो काफ़ी स्मॉल चैप्टर है। छोटा सा एक कॉस्ट शीट का फॉर्मेट है, उसी फॉर्मेट में क्वेश्चन आता है। बस थोड़ा ट्रिक्स एंड टेक्निक की कोई इन्फॉर्मेशन दिया कोई नहीं दिया तो आपको खुद से निकालना पड़ेगा, नहीं तो और कोई इसमें एडिशनल कॉन्सेप्ट या बहुत सारी जो और सारे बड़े बड़े चैप्टर थे कि उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट थे, बहुत सारे वेराइटीज थी प्रैक्टिकल क्वेश्चन की, ऐसा कॉस्ट शीट में नहीं है। सिंपल चैप्टर है। जो इसका वेटेज है वो है 10 मार्क्स का। जब से न्यू कोर्स आया है तब से हर एक अटेम्प्ट में कॉस्ट शीट के कॉन्सेप्ट पे एक 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है, लेकिन जो आईपीसी वाले बच्चे हैं, ओल्ड कोर्स वाले बच्चे हैं, उनको कॉस्ट शीट नहीं आता। उनको कॉस्ट शीट एग्जामिनेशन में नहीं पूछता। ऐसा नहीं कि कभी इंस्टीट्यूट का मन करे तो पूछ नहीं सकता, पर जनरली नहीं पूछता है किसी भी अटेम्प्ट में। पर नए कोर्स में जब से नया कोर्स आया है, कॉस्ट शीट एक अलग से यूनिक चैप्टर भी दिया गया है और हर एक अटेम्प्ट में कॉस्ट शीट से एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, चलो छोटा चैप्टर है, फटाफट देखते हैं। 2-4 पास्ट ईयर के एग्जामिनेशन के क्वेश्चन भी देखते हैं और खत्म करते हैं चैप्टर को रिवाइज करके। ठीक, कॉस्ट शीट का मतलब क्या होता है? तो एक स्टेटमेंट है विच प्रोवाइड डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट द कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। जितने भी गुड्स हम प्रोड्यूस करते हैं, जितने भी यूनिट हम प्रोड्यूस करते हैं, क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं। वो पूरे प्रोडक्शन यूनिट की कॉस्ट का इंफॉर्मेशन देता है कि कौन कौन सा खर्चा कितना कितना लग के वो बना है। कॉस्ट शीट बनाने से आपको टोटल कॉस्ट पता चल जाएगी। प्रोडक्ट बनाने का, प्रोडक्ट आपने मैन्युफैक्चर किया उसका टोटल कॉस्ट आपको पता चल जाएगा। इसका ये भी पर्पस है बनाने का, टोटल कॉस्ट पता चल जाएगा तभी तो आप पता कर पाओगे कि आपको सेल कितने में करना चाहिए, उसमें प्रॉफिट ऐड करके अपना सेल प्राइस निकालोगे, है कि नहीं? चलो दूसरा, कॉस्ट शीट क्या प्रोवाइड करता है? तो सर डिटेल कॉस्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। आपके पास कॉस्ट का इन्फॉर्मेशन होगा तभी तो आप कॉस्ट कंट्रोल करोगे, है ना? तभी तो आप ये पता कर पाओगे कि हमने कॉस्ट एक्स्ट्रा इनकर्ड कर रहे हैं कि कॉस्ट सेविंग कर रहे हैं। ठीक, तो कॉस्ट शीट एक स्टेटमेंट है जिसमें डिटेल कॉस्ट का इन्फॉर्मेशन होता है। जितने भी गुड्स मैन्युफैक्चर्ड करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं ड्यूरिंग द कॉस्टिंग पीरियड, उसका जितने दिन के लिए कॉस्ट शीट बना रहे हैं। जनरली वन कॉस्टिंग पीरियड, अगर 1 साल का कॉस्टिंग पीरियड है तो 1 साल का एक बार कॉस्ट शीट बनाते हैं, देखते हैं कि टोटल कितना गुड्स प्रोड्यूस हुआ, उसका कॉस्ट कितना है। ठीक है, चलो यहाँ पे आ जाओ। देखो चलो कॉस्ट शीट के फॉर्मेट में ही देख लेते हैं। किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए पहले डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस आएगा, ये तीनों जुड़ेंगे तो इसको बोलते हैं प्राइम कॉस्ट। ठीक, प्राइम कॉस्ट का मतलब एकुमुलेशन ऑफ डायरेक्ट कॉस्ट, सारे डायरेक्ट कॉस्ट को जोड़ दो तो प्राइम कॉस्ट आता है। ठीक, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड सबसे पहले निकालते हैं। कैसे निकलेगा? मटेरियल कंज्यूम निकलता है, देखो ओपनिंग मटेरियल प्लस इस साल कितना परचेज किया, टोटल इतने आपके पास थे, माइनस क्लोजिंग कुछ बच गया तो बचा हुआ क्या हुआ? कंज्यूम्ड। तो मटेरियल कंज्यूम्ड कैसे निकलेगा? तो सर ओपनिंग में परचेज जो भी है डायरेक्ट मटेरियल का जोड़ दो और क्लोजिंग स्टॉक घटा दो तो मटेरियल कंज्यूम्ड आता है। अब बताओ यहाँ पे डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड क्यों है? क्योंकि सर प्राइम कॉस्ट में तो सिर्फ डायरेक्ट वाला लेते हैं, इनडायरेक्ट वाला तो फैक्ट्री ओवरहेड में जाएगा और फैक्ट्री ओवरहेड का अलग से हेड है, नीचे फैक्ट्री ओवरहेड का अलग से हेड है। यहाँ पे देखो ओवरहेड ना अलग चार्ज करते हैं, फैक्ट्री का फैक्ट्री ओवरहेड, ओवरहेड नीचे आता है। ठीक, फिर आता है डायरेक्ट लेबर। ये मटेरियल कंज्यूम्ड आ गया, डायरेक्ट लेबर जोड़ दोगे, डायरेक्ट एक्सपेंस जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा? प्राइम कॉस्ट। ठीक, प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड, जिसको वर्क ओवरहेड या वर्क कॉस्ट या फिर वर्क ओवरहेड या फिर प्रोडक्शन ओवरहेड बोलते हैं, ये जोड़ दोगे तो आ जाएगा ग्रोस वर्क कॉस्ट या ग्रोस फैक्ट्री कॉस्ट या ग्रोस प्रोडक्शन कॉस्ट, जो भी बोलो। ठीक, मतलब फैक्ट्री के बदले वर्क या प्रोडक्शन वर्ड यूज कर सकते हैं, ये आ जाएगा। इसमें ओपनिंग WIP ऐड कर दोगे और क्लोजिंग घटा दोगे तो ये आ जाएगा वर्क कॉस्ट। अब देखो क्लोजिंग क्लोजिंग WIP का वैल्यू अगर ना दिया हो, यूनिट्स में दिया हो,
तो इसकी वैल्यूएशन किस पे होती है? तो सर इस पे होती है, लिखा है मैंने वैल्यूड ऑन ग्रोस फैक्ट्री कॉस्ट, इस पे होती है। मान लो कि ये दिया है 1,20,000 और यूनिट कितना है टोटल? 12,000 के लिए। तो ऐसे निकालोगे 1,20,000 अगर 12,000 के लिए है और क्लोजिंग 12,000 के लिए है और क्लोजिंग स्टॉक में 1,000 फॉर एग्जांपल बचा है, तो ये कितना आ जाएगा? ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू हमेशा आपको दिया हुआ, क्यों? क्योंकि ओपनिंग स्टॉक तो पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक है ना, और पिछले साल की क्लोजिंग स्टॉक तो पिछले साल ही वैल्यू हुआ होगा, कितने के वैल्यू का क्लोजिंग स्टॉक बचा है। ठीक, अगर क्लोजिंग WIP ना दिया हो तो आप कॉस्ट ऑफ जो ये वर्क कॉस्ट है, ग्रोस वर्क कॉस्ट, इस पे निकालोगे। ठीक, चलो उसके बाद आते हैं, इतना होने के बाद फिर आपको देखो वर्क कॉस्ट के बाद एक तो ये 3 आइटम साथ में याद कर लो। रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट की प्रोडक्ट बनाने से रिलेटेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट है तो उसका हिस्सा, क्वालिटी कंट्रोल, प्रोडक्ट का क्वालिटी कंट्रोल चेक के लिए जो खर्चे होते हैं, प्राइमरी पैकिंग इज अ पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सेकेंडरी पैकिंग सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल का पार्ट है। तो सेकेंडरी पैकिंग यहाँ पे है। प्राइमरी पैकिंग का मतलब उस गुड्स को बनाने के बाद, उस गुड्स को बना के रखने के लिए जो पैकिंग नेसेसरी है, एसेंशियल है गुड्स के लिए, वो प्राइमरी पैकिंग है। बट सेकेंडरी पैकिंग बना के रखने के लिए जरूरत नहीं है, और उसको बेचने के लिए, अट्रैक्टिव दिखाने के लिए, कस्टमर के रिक्वायरमेंट अनुसार हम एडिशनल कोई पैकिंग कर देते हैं जो कि नेसेसरी नहीं है, तो उसको बोलते हैं सेकेंडरी पैकिंग। गुड्स के लिए नेसेसरी नहीं था, कस्टमर के रिक्वेस्ट पे या फिर एडिशनल आज हम लोगों ने पैकिंग कर दिया उसको एडिशनल, तो उसको बोलते हैं सेकेंडरी पैकिंग। सेकेंडरी पैकिंग देखो सेल से रिलेटेड था, बेचने के लिए कर रहे थे, तो ये कहाँ कॉस्ट ऑफ सेल में आएगा। लेकिन प्राइमरी पैकिंग सेल्स प्रोडक्शन से रिलेटेड है, जरूरी है गुड्स जो प्रोड्यूस हुए हैं उसके लिए, तो इसीलिए प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालते टाइम लेंगे। ठीक, फिर आता है एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड या ऑफिस ओवरहेड, बट क्या लेना है? रिलेटेड टू प्रोडक्शन। देखो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड दो हो सकते हैं, एक तो प्रोडक्शन से रिलेटेड, एक जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। जनरल अगर दे तो कॉस्ट ऑफ सेल में लेना है, यहाँ पे देखो नीचे मैंने लिया है जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड कॉस्ट ऑफ सेल में। अगर प्रोडक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन में बोल दे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालते टाइम लेना है। ठीक, ये ले लोगे। फिर एक चीज रिड्यूस होगा, क्या रिड्यूस होगा? तो सर बनाते टाइम कोई आइटम स्क्रैप हो गया, या एक मेन प्रोडक्ट बनाते हो साथ में बाई प्रोडक्ट बन जाता है, तो उसको बेच के जो भी रिकवरी होगी या मिसलेनियस इनकम कुछ आता है प्रोडक्शन करने की वजह से कुछ बेच के, तो उसको यहाँ से रिकवरी या सेल ऑफ स्क्रैप या मिसलेनियस इनकम जिस भी नाम से दे घटाओगे, तब जाके आ जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जितना भी गुड्स प्रोड्यूस हुआ उसका कॉस्ट। ठीक, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया, याद रहेगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालते टाइम ये 3 आइटम जोड़े थे जिसमें एक प्राइमरी पैकिंग भी था। सेकेंडरी पैकिंग तो सर कॉस्ट ऑफ सेल निकालते टाइम लेंगे। ये देखो इनकी डिटेल थोड़ा सा मैं नीचे बताऊंगा, फिलहाल अभी आप फॉर्मेट देखो। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक जोड़ दोगे और क्लोजिंग स्टॉक घटा दोगे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा। ठीक, अगर ना दिया हो फिनिश गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे वैल्यू करते हैं। ये मान लो टोटल यूनिट प्रोड्यूस के लिए है तो डिवाइड कर दोगे यूनिट प्रोड्यूस से, तो पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगा, इनटू कर दोगे जो भी क्लोजिंग स्टॉक होगा तो क्लोजिंग स्टॉक का कॉस्ट आ जाएगा। ठीक, चलो फिर आ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब गुड्स सोल्ड के बाद सेलिंग से रिलेटेड खर्चे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, सेकेंडरी पैकिंग जो मैंने बताया था कि सेल करने के लिए आपने पैक किया, प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है, वो गुड्स की नेचर के लिए, गुड्स के लिए आपको जरूरत नहीं था वो पैकिंग करना, आपने एडिशनल पैकिंग किया है। ठीक, या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड जो भी है, जो जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है, वो सेल्स कॉस्ट ऑफ सेल निकालते टाइम लोगे। ठीक, फिर आ जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल और उसमें प्रॉफिट जोड़ दोगे तो आ जाएगा सेल्स। ठीक है, समझ में आया सीक्वेंस? सिंपल है, बस इसी फॉर्मेट को आपको ध्यान रखना है कि पहले प्राइम कॉस्ट आएगा, फिर ग्रोस फैक्ट्री कॉस्ट, ओपनिंग क्लोजिंग WIP का एडजस्ट करके फैक्ट्री कॉस्ट। ठीक, प्राइम कॉस्ट और ग्रोस फैक्ट्री कॉस्ट के बीच में क्या है? फैक्ट्री ओवरहेड। जब फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगा या फिर वर्क कॉस्ट आ जाएगा तो उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, उसके साथ 2-3 और आइटम है, प्राइमरी पैकिंग, क्वालिटी कंट्रोल, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कोई स्क्रैप की रिकवरी है वो घटा दोगे,
तब आ जाएगा आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लाने के लिए ओपनिंग क्लोजिंग एडजस्ट करना पड़ेगा। ओपनिंग जोड़ दोगे, प्रोड्यूस यूनिट इतना था, ओपनिंग कुछ थे, टोटल यूनिट हो गए, जिसमें से कुछ क्लोजिंग बच गया, तो बचा हुआ क्या हुआ, गुड्स जो बिक गया उसका कॉस्ट है कि नहीं। उसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया। फिर उसके बाद सर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद कॉस्ट ऑफ सेल निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, सेलिंग के सारे खर्चे जोड़ के, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड हो गए। अभी देखेंगे सबके बारे में, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में क्या आता है, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड में क्या आता है। फिलहाल मैं फॉर्मेट दिखा रहा हूँ आपको। सेकेंडरी पैकिंग, सेकेंडरी पैकिंग भी सर कॉस्ट ऑफ सेल निकालते टाइम लेंगे। प्राइमरी पैकिंग तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में आ रहा था ऊपर, ठीक है। और जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड तो कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगा, इसमें प्रॉफिट जोड़ दोगे सेल्स आ जाएगा, ठीक। चलो, मटेरियल में सिर्फ डायरेक्ट मटेरियल ले रहे थे, क्योंकि इनडायरेक्ट मटेरियल तो ऑटोमेटिक फैक्ट्री ओवरहेड में जुड़ा होगा। एक डायरेक्ट लेबर, लेबर में क्या लेते हैं सर, लेबर को पेमेंट करने के लिए जो जो पेमेंट करते हैं ना, वेजेस, सैलरी, अलाउंस, परक्यूजिट, ओवर टाइम सब लेते हैं। ओवरहेड, ओवरहेड से पहले आ जाओ डायरेक्ट एक्सपेंसेस। प्राइम कॉस्ट में तीन चीज था ना, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस, तीनों मिल के प्राइम कॉस्ट बन रहे थे, प्राइम कॉस्ट बन रहे थे, है ना। डायरेक्ट एक्सपेंस मतलब वो खर्चे जो कि प्रोडक्शन से, वो खर्चे जो कि प्रोडक्ट बनाने से डायरेक्टली रिलेटेड है, डायरेक्ट खर्चे, ठीक, विच इज डायरेक्टली आइडेंटिफिएबल विद द प्रोडक्ट। जैसे कि रॉयल्टी, प्रोडक्ट बना रहे हो, इसमें क्या आता है कि प्रोडक्ट बना रहे हो तो रॉयल्टी देना पड़ता है, पर प्रोडक्ट देना पड़ता होगा, ठीक। हायर चार्जेज हो गए ऑफ इक्विपमेंट, मान लो प्रोडक्ट बनाने के लिए एक पर्टिकुलर इक्विपमेंट लगता है, तो उसका जो खर्चा है वो, स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर डिजाइन या ड्राइंग कॉस्ट, मान लो कोई स्पेसिफिक डिजाइन वगैरह बनाना पड़ता है उसका खर्चा हो गया, या फिर कोई और भी खर्चा जो कि डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन है, तो वो डायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक। इनडायरेक्ट एक्सपेंस इज अ पार्ट ऑफ ओवरहेड। फिर आता है एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, इसमें मैंने पहले फैक्ट्री ओवरहेड आ जाओ। फैक्ट्री ओवरहेड का मतलब कोई भी इनडायरेक्ट खर्चा जो कि फैक्ट्री में इनकर्ड होता हो, है कि नहीं। जैसे कि फैक्ट्री की बिल्डिंग की रेंट, फैक्ट्री में जितने भी एसेट है उनकी डेप्रिसिएशन, फैक्ट्री की बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन, कोई भी कंज्यूमेबल आइटम है। मान लो डायरेक्ट मटेरियल कहाँ था, ऊपर, इनडायरेक्ट मटेरियल मैंने बोला था फैक्ट्री ओवरहेड में, तो जो भी कंज्यूमेबल्स वगैरह हो गए इनडायरेक्ट मटेरियल यहीं आएगा। फैक्ट्री में WIP और रॉ मटेरियल भी रखा होता है, तो उनकी इंश्योरेंस करने का खर्चा यहीं पे आएगा, ठीक। ये सारे हो गए फैक्ट्री ओवरहेड के एग्जांपल। फैक्ट्री में मान लो कोई सुपरवाइजर काम कर रहा है, सुपरवाइजर तो डायरेक्ट लेबर नहीं है, इनडायरेक्ट लेबर है, तो उसका खर्चा सुपरवाइजर की सैलरी, फोरमैन की सैलरी यहाँ पे आएगा। समझ में आया। चलो, एक एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड पढ़ रहे थे। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड में क्या आता है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड में थोड़ी सी कंफ्यूजन भी हो जाती है बच्चों को। सर एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में होने वाले जो भी इनडायरेक्ट खर्चे हैं वो सारे एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड में आते हैं। जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट होगा, उस पूरी बिल्डिंग का रेंट या फिर डेप्रिसिएशन, अगर आपकी बिल्डिंग है तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में काम करने वाले लोग हैं, जैसे डायरेक्टर, अकाउंटेंट, जो भी हो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में जो काम करता है, फैक्ट्री में नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में काम करने वाले एम्प्लॉय, उनकी सारे सैलरी, ठीक। तो ये सारे खर्चे यहाँ पे आता है। इंश्योरेंस हो गया, लाइटिंग, ऑफिस एक्सपेंस वगैरह सब। अब जब एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड दिया है और कुछ ना बोले एग्जाम में, तो क्या मानोगे, जनरल मानोगे तब तो कॉस्ट ऑफ सेल निकालते टाइम आपको ऐड करना पड़ेगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद, और प्रोडक्शन से रिलेटेड मानोगे तो आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ऐड करना पड़ेगा। यानी कि फैक्ट्री कॉस्ट निकालने के बाद, फैक्ट्री कॉस्ट निकालने के बाद कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जब निकालते हैं वहां ऐड करना पड़ेगा। तो देखो, जब अमाउंट में दिया हो कि एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड 50,000 है ऐसे करके, और कुछ ना बोला, अगर क्वेश्चन ने बोल दिया कि प्रोडक्शन से रिलेटेड है या जनरल है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ना बोले तो एक सर्टेन अमाउंट में दिया हो तो आप एज्यूम कर लेना कि जनरल ओवरहेड है, और कॉस्ट ऑफ सेल निकालते टाइम ऐड करना उसको, ठीक। वैसे आपकी एजम्पशन पे डिपेंड करता है, आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं, पर ज्यादा बेहतर क्या होगा ये मैं बता रहा हूँ। अब मान लो इसकी रिकवरी दिया हो कि एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड इतना परसेंट है, किसका, मटेरियल का या लेबर का या फैक्ट्री ओवरहेड का या फैक्ट्री कॉस्ट का। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में जितने भी आइटम है, मटेरियल, लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड, चाहे वो ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट हो या
फैक्ट्री कॉस्ट हो, उनका सर्टेन अगर परसेंटेज दिया हो कि 10%, 20%, 50%, समझ रहे हो, यानी कि कैसे दिया हो, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में जो आइटम है उनका सर्टेन परसेंटेज, या फिर प्राइम कॉस्ट का मान लो 50%, तो जो भी प्राइम कॉस्ट होगा उसका 50% क्या हो जाएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। तब आप मान लेना है कि ये प्रोडक्शन से रिलेटेड है। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप एजुम्सन दे देना वहां पे, ठीक, आप एजुम्सन लिख देना। अब आता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में क्या आता है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड मैंने क्या बोला था कि कॉस्ट ऑफ सेल निकालते टाइम लेते हैं, सेलिंग से रिलेटेड खर्चे हैं। देखो सेलिंग ओवरहेड में क्या आता होगा, सेल्स डिपार्टमेंट में जो भी खर्चे होते हैं, है ना, सेल डिपार्टमेंट में तो सारा इनडायरेक्ट ही खर्चा होता है, जैसे वहां पे काम करने वाले लोगों की सैलरी, बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन वगैरह हो गया, ठीक, रेंट एंड डेप्रिसिएशन हो गया, एडवर्टीजमेंट का खर्चा, मार्केट रिसर्च, वेबसाइट कॉस्ट, ये सारे। वैसे डिस्ट्रीब्यूशन में वो डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए जो व्हीकल यूज होता होगा उसकी डिप्रिसिएशन, डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट का जो बिल्डिंग है उसका डिप्रिसिएशन, डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट में जो काम करते हैं लोग उनकी सैलरी वगैरह, ठीक, ये सब खर्चे आते हैं। मेरे हिसाब से खर्चा हमने सारा देख लिया। इसमें एक बार फॉर्मेट आप देख लो, फॉर्मेट में क्या है, तो सर डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस मिल के प्राइम कॉस्ट बनते हैं। प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड या फिर वर्क या प्रोडक्शन ओवरहेड जिस नाम से बोलिए वो जोड़ देंगे तो ग्रोस फैक्ट्री कॉस्ट आएगा। WIP की एडजस्टमेंट कर देंगे तो आ जाएगा वर्क कॉस्ट, ठीक। WIP अगर क्लोजिंग ना दिया हो तो वर्क कॉस्ट का जो ये ग्रोस वर्क कॉस्ट है इस पे वैल्यू करते हैं। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट का जो प्रोडक्शन से रिलेटेड खर्चा है वो जोड़ दीजिए, और 3 और खर्चे हैं, प्राइमरी पैकिंग, क्वालिटी कंट्रोल एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट, वो जोड़ दीजिए, प्लस एक रिकवरी है उसको घटा दीजिए। क्या रिकवरी है, तो सर बनाते टाइम प्रोडक्ट कुछ गुड्स स्क्रैप हो जाते हैं, टूट गया, नॉर्मल लॉस, या फिर एक प्रोडक्ट बनाओ बाई प्रोडक्ट में कुछ और आ जाता है तो उनको सेल करके जो रिकवरी आती है वो घटा दीजिए, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ओपनिंग क्लोजिंग एडजस्ट कर दो आप फिनिश गुड्स का, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा। अगर क्लोजिंग स्टॉक जो कि आपको घटाना है ना दिया हो तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे आप वैल्यू करोगे उसको। उसके बाद सेल, कॉस्ट ऑफ सेल निकालना है कैसे, तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे सारे जोड़ दो, सेकेंडरी पैकिंग जोड़ दो, और एक और चीज जोड़ दो, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड या ऑफिस ओवरहेड जो कि प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं थे, यानी कि जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, है ना, जो कि कम प्रोडक्शन से रिलेटेड कब होते हैं, मान लो कोई एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट खुला है छोटा सा और सिर्फ प्रोडक्शन से रिलेटेड ही चीजें करता है, मतलब उनको मॉनिटर करता है, उनके लिए ही खुला है, तब हो गया प्रोडक्शन से रिलेटेड। नहीं तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है जो कंपनी को पूरा एडमिनिस्ट्रेशन करता है, तब जनरल हो गया। पर आपको क्वेश्चन में देगा, नहीं देगा तो एजम्पशन ले लेना आप, ठीक है। तो ये हो गया कॉस्ट शीट का फॉर्मेट। देखो उसी फॉर्मेट को डबल एंट्री सिस्टम यानी कि लेजर में बना दोगे तो बोलते हैं प्रोडक्शन अकाउंट, ठीक। कॉस्ट शीट की फॉर्मेट, कॉस्ट शीट में कैसे निकाल रहे थे कि मटेरियल परचेज ओपनिंग प्लस परचेज, क्लोजिंग कर दोगे तो मटेरियल कंज्यूम्ड आ जाएगा, उसमें डायरेक्ट वेजेज जोड़ दोगे तो प्राइम कॉस्ट आ जाएगा, और डायरेक्ट एक्सपेंस हो तो वो भी जोड़ दो, डायरेक्ट एक्सपेंस हो, डायरेक्ट एक्सपेंस वो भी जोड़ दो तो प्राइम कॉस्ट आ जाएगा। प्राइम कॉस्ट को इधर ले आओ वापस से, प्राइम कॉस्ट में क्या जोड़ते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ते हैं तो ग्रोस फैक्ट्री कॉस्ट आता है, और ओपनिंग क्लोजिंग WIP एडजस्ट कर देते हैं तो फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगा। फैक्ट्री कॉस्ट को फिर कैरी फॉरवर्ड इधर करो, फैक्ट्री कॉस्ट में एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड जोड़ देते हैं जो कि प्रोडक्शन से रिलेटेड है, और भी अगर आइटम दिया हो तो क्या क्या, क्वालिटी कंट्रोल का, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो है था वो सारा यहाँ पे जोड़ देंगे, कोई रिकवरी हो घटा देंगे, ठीक। तो ये आ जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ओपनिंग क्लोजिंग एडजस्ट कर देते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाता है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में क्या करते हैं सर, सेलिंग का खर्चा सारे जोड़ देते हैं, सेकेंडरी पैकिंग या एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड का जो जनरल था वो भी यहाँ अगर होता तो ले लेते हैं। फिर कॉस्ट ऑफ सेल आ जाता है, इधर कॉस्ट ऑफ सेल आ जाता है, यहाँ पे सेल्स लिख देते तो यहाँ पे प्रॉफिट आ जाता है, बैलेंसिंग फिगर, ठीक। डबल एंट्री सिस्टम में इसी को प्रेजेंट कर दो तो क्या हो जाता है, प्रोडक्शन अकाउंट बन जाता है, ठीक। प्रोडक्शन अकाउंट थोड़ा सा कम डिटेल है, कॉस्ट शीट थोड़ा सा ज्यादा डिटेल होता है। ये डबल एंट्री में है, वो कोई डबल एंट्री सिस्टम में कॉस्ट शीट नहीं बना हुआ था, सिंपल एक स्टेटमेंट बना हुआ था। टेंडर कोटेशन वगैरह अगर भेजते हैं, मान लो हमें कहीं अप्लाई करना है किसी ऑर्डर को एक्सेप्ट करने के लिए, तो हमें टेंडर देना पड़ता है कि मैं उस चीज को कितने में बना दूंगा, तो जनरली लोग प्रोडक्शन अकाउंट बना के देते हैं, ठीक। यहाँ पे देखो डबल एंट्री पे बेस्ड है, ये नहीं है।
ये अकाउंटिंग प्रेजेंटेशन है, कॉस्ट प्रेजेंटेशन है, लेस डिटेल होता है प्रोडक्शन अकाउंट, कॉस्ट शीट ज़्यादा डिटेल होता है, यूजफुल फॉर टेंडर ये नहीं यूजफुल है। क्यों? क्योंकि टेंडर वगैरह में देंगे तो हम डिटेल कॉस्ट इन्फॉर्मेशन थोड़ी ना किसी बाहर वाले को देते हैं अपना, तो प्रोडक्शन अकाउंट बना के देंगे, है कि नहीं। चलो, कॉस्ट शीट का सिंपल सा फॉर्मेट है, ज़्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं। कॉस्ट शीट पे 2-3 क्वेश्चन देखते हैं। वेटेज देखो इस कॉस्ट शीट का, ये है कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट हर एक आइटम में 10 मार्क्स 10 मार्क्स 10 मार्क्स 10 मार्क्स प्लस 5 मार्क्स एक्स्ट्रा। ये क्या है, 6 के डी में क्या आया था, थ्योरी क्वेश्चन आया था, थ्योरी क्वेश्चन भी आता है छोटा सा। फिर यहाँ पे 10 मार्क्स, यहाँ पे 10 मार्क्स, यानी कि हर एक आइटम में 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है आपको। एकदम ये बोनस चैप्टर है कि बिना एक नहीं होता कि ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं और आराम से स्कोर किया जाए, वैसा टाइप का चैप्टर है। चलो, नवंबर 15 में एक क्वेश्चन आया है 10 मार्क्स का, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ए में। ठीक है, एक्स लिमिटेड मैन्युफैक्चर 2 प्रोडक्ट, एक सुपर पेन एक नॉर्मल पेन। ठीक है, द कॉस्ट डेटा फॉर द ईयर एंडिंग 30 सितंबर दिया हुआ है, कितना खर्चा लगता है वो दोनों प्रोडक्ट बनाने में। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस एंड जो प्रोडक्शन ओवरहेड है वो जोड़ के इतना। प्रोडक्शन ओवरहेड मतलब फैक्ट्री ओवरहेड या वर्क ओवरहेड। देखो, ये दोनों पेन का है कि नहीं। हम नॉर्मल और सुपर दोनों बनाते हैं, तो ये दोनों का है, हमें एक का अलग से नहीं पता, देख लेंगे क्वेश्चन में कुछ ना कुछ दिया ही है। वैसे निकालना क्या है तो निकालना है, सॉरी, जो सुपर पेन है उसका एक तो टोटल कॉस्ट, कॉस्ट पर यूनिट भी, दूसरा टोटल प्रॉफिट, प्रॉफिट पर यूनिट भी। कोई नहीं, कॉस्ट शीट का फॉर्मेट जब बनाएंगे तो 2 कॉलम बना लेंगे, एक टोटल का और एक पर यूनिट का, है कि नहीं। और कॉस्ट शीट जिस फॉर्मेट में बनाते थे वैसे ही बनाते हैं। टोटल वाले में टोटल अमाउंट लिख देंगे, पर यूनिट में पर यूनिट लिख देंगे, आ जाएगा। जब टोटल कॉस्ट आएगा, कॉस्ट ऑफ सेल को ही टोटल कॉस्ट बोलते हैं ना, तो अमाउंट में भी और पर यूनिट भी आ जाएगा। प्रॉफिट, देखो सेल्स से टोटल कॉस्ट और सेल का जो डिफरेंस है वही है प्रॉफिट। प्रॉफिट आएगा, पर यूनिट भी आ जाएगा और इन टोटलिटी में भी आ जाएगा। तो 2 कॉलम बना लेंगे, एक पर यूनिट का और एक टोटल का, कोई दिक्कत नहीं है, पर सिर्फ सुपर का बनाना है। उसके बाद आते हैं, further it is ascertained that direct material cost in super was twice as direct material cost in normal pen। पहला बोला मटेरियल को बांटने का, देखो सारा खर्चा अगर बांटोगे तभी तो सुपर का कॉस्ट शीट बनेगा। हमें तो सिर्फ सुपर का प्रॉफिट और सुपर का कॉस्ट पूछ रहा है, नॉर्मल पेन का पूछ नहीं रहा। ठीक, तो उसके लिए बोला है कि जो सुपर में डायरेक्ट मटेरियल का खर्चा लगता है वो ट्वाइस है एज कंपेयर टू नॉर्मल पेन। यहाँ पे छोटी सी एक कंफ्यूजन है कि सर इन टोटलिटी, कि टोटल में जो खर्चा लगता है वो बोल रहा है ये कि पर यूनिट। अगर टोटल में माने नॉर्मल के डबल है ना, तो नॉर्मल को अगर आप x मानोगे तो सुपर का टोटल डायरेक्ट मटेरियल 2x हो जाएगा, डबल है, और x प्लस 2x क्या हो जाएगा, टोटल मटेरियल कॉस्ट 8 लाख। तो इससे x की वैल्यू कितनी आएगी, 8 लाख डिवाइड बाई 3, जो कि पॉइंट में आ रहा है 266,667, है कि नहीं, जो कि पॉइंट में आ रहा है। तो ये ज्यादा पॉसिबिलिटी मानने का अच्छा नहीं है। क्यों? देखो एजम्पशन आप ले सकते हो, कुछ भी ले लो, पर पॉइंट्स में निकालोगे फिर नीचे पूरे पॉइंट्स में आ जाएगा। इंस्टीट्यूट ने देखो जब भी क्वेश्चन है इसमें तो बोला ही नहीं ना, आप एज्यूम कर सकते हैं कि पर यूनिट कॉस्ट के बारे में दिया है इंफॉर्मेशन या फिर टोटल कॉस्ट के बारे में। यहाँ कह रहा है डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, बोल देता कि टोटल डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, तब भी कंफ्यूजन दूर हो जाती है हमारी। बोल देता कि डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट, तब भी दूर हो जाती, पर डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट सिर्फ बोला। तो आप टोटल में भी एजम्पशन ले सकते हैं, पर यूनिट भी। टोटल में लोगे पॉइंट में आ जाएगा, फिर सारा पॉइंट में करना पड़ेगा आंसर को। एक बार पर यूनिट लेते हैं, तो नॉर्मल का पर यूनिट अगर मानोगे आप x, तो सुपर का 2x, ये पर यूनिट है। तो टोटल मटेरियल कॉस्ट कैसे निकलेगा, तो सुपर सर 2x इंटू कितना प्रोड्यूस हुआ है 40,000 और नॉर्मल प्रोड्यूस हुआ है 120, 40,000 प्लस नॉर्मल प्रोड्यूस हुआ है 120 और उसमें मटेरियल कॉस्ट लगा है x, ये हो जाएगा 8 लाख।
तो इससे अगर निकालते हैं तो x की वैल्यू आ जाएगी 4, x की वैल्यू आ जाएगी 4 और 2x का मतलब 8। ये एक राउंड फिगर में आ रहा है, तो बेहतर होगा कि आप ये एजम्पशन ले लो कि डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक। अगर आप डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट एजम्पशन लेके चलते हैं, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट एजम्पशन लेके चलते हैं तो ये आ जाएगा इतना, ठीक, x की वैल्यू। और जब भी आप कॉस्ट शीट जब बनाओगे, देखो सुपर का टोटल इतना दिया है, थोड़ा नीचे पढ़ लेते हैं सारा। डायरेक्ट वेजेस फॉर नॉर्मल वाज दिस मच ऑफ सुपर, कोई नहीं, डायरेक्ट वेजेस का भी दिया है। प्रोडक्शन ओवरहेड पर यूनिट सेम है दोनों का, ठीक है। टोटल यूनिट इतना प्रोड्यूस हुआ है, डिवाइड कर देंगे, पर यूनिट आ जाएगा, सुपर का निकल जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड बोल रहा है वेजेस जो भी आएगा ना डायरेक्ट वेजेस उसका 200% ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। बोला नहीं एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड प्रोडक्शन से रिलेटेड है या जनरल है, तो मैंने क्या बोला था कि सर अगर डायरेक्ट वेजेस कोई भी ऐसी चीज जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का हिस्सा है, डायरेक्ट वेजेस ऊपर ही आता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में। डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट मटेरियल, प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, इन सब चीज पे अगर एक्सप्रेस किया हो फैक्ट्री ओवरहेड को, तो आप प्रोडक्शन से रिलेटेड एजुम्पशन ले लेना कि ये प्रोडक्शन से रिलेटेड है, ठीक। सेलिंग कॉस्ट वाज दिस मच, सेलिंग कॉस्ट क्या है, तो सर ये सेलिंग कॉस्ट है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, पर ये पर यूनिट है। अब जितना गुड्स बेचोगे उसी पे लगेगा ना, तो सेल्स यूनिट पे लिखोगे इनटू करके, है कि नहीं। आप कितना बनाए इस पे सेलिंग कॉस्ट नहीं आता, आप कितना बेचे इस पे सेलिंग कॉस्ट आता है। तो सुपर बनाए 40,000 थे बट बेचे कितना थे 36,000, तो 36,000 से इंटू करनी पड़ेगी, 36,000 इंटू 1 तो विच इक्वल्स टू 36,000 रुपीज। दोनों का प्रोडक्शन दिया है, इसका सेल दिया है, हमें सुपर का ही निकालना है, तो सुपर का सेल जरूरी था क्योंकि प्रॉफिट निकालना था। सेलिंग प्राइस दिया है सुपर का, कोई नहीं, तो सेल्स कैसे निकलेगा सर, टोटल सेल निकल जाएगा ना, सेल्स यूनिट 36,000 ये रहा, इंटू सेलिंग प्राइस 36,000 इंटू 30, ये आया 10,80,000, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब जरा करें बारी बारी। देखो मटेरियल का तो मैंने अभी तुमको समझाया कि पर यूनिट आ रहा है 4 और सुपर के लिए आ रहा है 8। अब सुपर के लिए डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कितना हो जाएगा 8 दिस इंटू कितना यूनिट बना है 40,000, तो ये कितना आ जाएगा 3,20,000। कॉस्ट शीट का फॉर्मेट बना लो और डालते जाओ, पहले डायरेक्ट मटेरियल डालोगे 3,20,000 पर यूनिट 4। अब आ जाओ डायरेक्ट लेबर पे आते हैं, इसको इरेज करो, डायरेक्ट लेबर पे आते हैं। डायरेक्ट लेबर को बोल रहा है नॉर्मल का जो है ना वो 60% ऑफ क्या है, 60% ऑफ क्या है सुपर। डायरेक्ट लेबर जो है नॉर्मल का वो सुपर का 60% है। अगर सुपर को आप एक्स मानते हो तो नॉर्मल का 60% ऑफ एक्स विच इक्वल टू कितना 0.6x, है कि नहीं। अब टोटल यूनिट प्रोड्यूस हुआ है सुपर का 40,000, तो 40x प्लस 0.6x इंटू इसका कितना प्रोड्यूस हुआ है 1,20,000। ये भी पर यूनिट माना है हमने, पर यूनिट दिया है, इंफॉर्मेशन मान के चल रहे हैं, नहीं तो टोटल में मानोगे तो कुछ और ही आंसर आ जाएगा। और टोटल कितना है इतना है। चलो x की वैल्यू सोल्व करके बताओ, x की वैल्यू आएगी 4 रुपीज, जो भी आए आप निकाल लेना, x की वैल्यू इक्वेशन में 4 आएगा और टोटल इंटू करोगे 40,000 से तो आ जाएगा 1,60,000। डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट वेजेस जोड़ दोगे प्राइम कॉस्ट आ जाएगा, क्योंकि कोई डायरेक्ट एक्सपेंस था नहीं। अब फैक्ट्री ओवरहेड देखते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड के लिए इंफॉर्मेशन देता है कि प्रोडक्शन ओवरहेड पर यूनिट इज सेम फॉर, दोनों के लिए सेम यूनिट लगता है तो कोई दिक्कत नहीं। टोटल 1,92,000 है, ये किसके लिए है, इसके लिए भी है, इसके लिए भी है, टोटल 1,60,000 यूनिट बना है। एक 120 इसका अब 40 इसका जोड़ दोगे 160, तो सुपर के लिए कितना, अगर ये टोटल खर्चा 1,60,000 का है तो 40,000 के लिए कितना 192 सर, अगर 160 के लिए है तो 40 के लिए कितना 48,000, 48,000 पर यूनिट निकालना हो तो टोटल कितने यूनिट का बना रहे हैं हम 40,000 यूनिट का बना रहे हैं, डिवाइड कर दो 40,000 से तो ये पर यूनिट आ जाएगा। अब पर यूनिट भी जोड़ते रहना और इधर ये भी जोड़ते रहना, ये आ गया फैक्ट्री कॉस्ट।
फैक्ट्री कॉस्ट क्यों सर, ये जोड़ने के बाद तो ग्रोस फैक्ट्री कॉस्ट लिखना चाहिए था ना, ग्रोस लिखते हैं, उसमें डब्ल्यूआईपी की एडजस्टमेंट करते हैं, डब्ल्यूआईपी तो दिया ही नहीं है, तो सीधा फैक्ट्री कॉस्ट आप लिख सकते हो, है कि नहीं। चलो फैक्ट्री कॉस्ट आ गया। अब एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, इन्होंने भी माना है कि एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड प्रोडक्शन से रिलेटेड है, इसीलिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में लिया है, ठीक है। यहाँ पे एजम्पशन दिया है, आप भी एजम्पशन दे देना, देखो यहाँ पे एजम्पशन लिखा हुआ है। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड कितना लेना है, 200% ऑफ डायरेक्ट वेजेज, डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर क्या है हमारे केस में सर, 1,60,000, इसका 200% कितना होता है, 3,20,000। अब पर यूनिट लेना हो तो 40,000 यूनिट से डिवाइड कर दो, क्योंकि 40,000 यूनिट के लिए ही तो बना रहे हैं, तो ये जोड़ दोगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगा, इधर ये भी जोड़ देना, तो पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगा। फिर ओपनिंग फिनिश गुड्स का स्टॉक का वैल्यू जोड़ते हैं, क्लोजिंग घटाते हैं। फिनिश गुड्स ओपनिंग दिया नहीं है इन्फॉर्मेशन, पर क्लोजिंग हम निकाल सकते हैं। 40,000 बना, 36,000 सिर्फ बिका, 4,000 क्या है, क्लोजिंग है। किस पे वैल्यू करते हैं सर, कुछ ना बोले, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू के लिए, तो हम वैल्यू करते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे। बताओ यहाँ पे ये है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 848, ये अगर 40,000 प्रोड्यूस करने का खर्चा है तो 4,000 का कितना करके निकालोगे, इतना ही आएगा। क्लोजिंग स्टॉक हटा दोगे तो ये आ जाएगा क्या, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। यहाँ पे ले लो ये पर यूनिट, उसमें सेलिंग कॉस्ट 1 रुपया दिया है तो पर यूनिट ऐसे आ जाएगा, आप इंटू कर दोगे टोटल में तो टोटल ऐसे आ जाएगा 36,000 यूनिट। सेल्स यूनिट पे सेलिंग कॉस्ट लगता है, याद रखना है। उसके बाद देखो सेल्स दिया हुआ है 30 रुपीज पर यूनिट, इंटू कर दोगे तो ये आ जाएगा 10,80,000, 40,000 यूनिट से बैलेंस प्रॉफिट। सिंपल था, जो भी था क्या था कि एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड को आपको एजम्पशन लेना पड़ेगा, हमने एज्यूम कर लिया था प्रोडक्शन से रिलेटेड। सेलिंग का खर्चा सेल्स यूनिट पे निकलता है। डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट वेजेस का जो रिलेशन दिया था वो हमने पर यूनिट माना है कि पर यूनिट में वो रिलेशन है। अगला क्वेश्चन चलो ये नवंबर 19 क्वेश्चन नंबर 3 का बी। ये क्वेश्चन इसलिए भी करा रहा हूँ क्योंकि इस क्वेश्चन का जो सजेस्टेड आंसर है वहां पे है थोड़ा सा मिस्टेक, तो इसलिए आप आ जाओ यहाँ पे, जो मिस्टेक है वहीं से हम शुरू करेंगे, ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। चलो रीड करते हैं। 1 सितंबर से 30 सितंबर पूरा 1 साल का डेटा है। रॉ मटेरियल का ओपनिंग क्लोजिंग दिया है, मटेरियल कंज्यूम निकालने के लिए वहां पे डालते हैं ना कॉस्ट शीट में, याद आ रहा है कुछ। डब्ल्यूआईपी का ग्रोस फैक्ट्री कॉस्ट में एडजस्ट करते हैं तो फैक्ट्री कॉस्ट आता है डब्ल्यूआईपी, वहां पे जाएगा। द फंड इनकर्ड फ्लोइंग एक्सपेंसेस, टारगेट प्रोडक्शन कितना था, 1 लाख चले थे प्रोड्यूस करने हम लोग, और उसके लिए खर्चा ये है। कंज्यूमेबल एंड स्पेयर फॉर फैक्ट्री, पता है फैक्ट्री ओवरहेड में पढ़ाया था, जो भी कंज्यूमेबल वगैरह लगता है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का हिस्सा है, पढ़े थे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में जाएगा ये भी। क्वालिटी कंट्रोल, पैकिंग सेकेंडरी पैकिंग है, कॉस्ट ऑफ सेल में जाएगा, ठीक। लीज रेंट फॉर प्रोडक्शन एसेट, चाहे प्रोडक्शन का जो बिल्डिंग है जहां फैक्ट्री बनती है, फैक्ट्री की जो बिल्डिंग है उसका हो कोई भी खर्चा, या फिर प्रोडक्शन से रिलेटेड एसेट का कोई खर्चा हो, लीज रेंट हो, डेप्रिसिएशन, सब क्या है, तो सर फैक्ट्री ओवरहेड है। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस बोल दिया जनरल, तो कॉस्ट ऑफ सेल में ले जाएंगे। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ये भी कॉस्ट ऑफ सेल का हिस्सा है। फिनिश गुड्स का ओपनिंग दिया नहीं है, वेरी गुड। फिनिश गुड्स का क्लोजिंग दिया है 5,000। डिफेक्टिव है 4% ऑफ टारगेट प्रोडक्शन, रियलाइज इस मच, 1 लाख प्रोड्यूस करने जाओगे माइनस डिफेक्टिव 4% डिफेक्टिव आ जाएगा, यानी कि 4,000 यूनिट डिफेक्टिव हो जाएंगे, 96 ही बनेंगे। लेकिन क्लोजिंग स्टॉक दिया है फिनिश गुड्स का 5,000, ओपनिंग कुछ है नहीं, सीधा क्लोजिंग है। ओपनिंग जोड़ते और क्लोजिंग घटाते तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड यूनिट आता है, ठीक है, गुड सोल्ड यूनिट, पर यहाँ सिर्फ क्लोजिंग दिया है तो क्लोजिंग हटा देंगे। 5,000 ओपनिंग कुछ है नहीं, नहीं तो ऐड करते, तो ये 91,000 जो है ना यही है सेल्स यूनिट, सेल्स यूनिट इतना बिका है, ठीक। चलो अच्छा, ये जो रिकवरी है, ये पता है रिकवरी है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में घटता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालते टाइम ऊपर, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालते टाइम ऊपर घटा होता है। कितना, 4,000 यूनिट है सर, एंड 61 के रेट से इसको बेच सकते हैं हम। 4,000 यूनिट है, 61 के रेट से बेच सकते हैं, 2,44,000, कोई दिक्कत नहीं है। क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू करना है, बोल दिया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। बताओ फिनिश गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक नहीं भी बोलता तो हम किस पे वैल्यू करते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे, पर बोल दिया एक्सक्लूडिंग एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट।
एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट नहीं जुड़ा हो उस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में कह रहा है, जाहिर सी बात है नहीं जुड़ा होगा, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट कहाँ लेना है, कॉस्ट ऑफ सेल निकालते टाइम लेना है, नीचे लेना है, क्योंकि ये जनरल एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एक्सक्लूडिंग ये इतना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हुआ है एक्सक्लूडिंग एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, क्यों बोला, क्योंकि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का पार्ट नहीं है वो, अब सेल्स कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालेंगे तब लेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद। कॉस्ट शीट का फॉर्मेट याद रखो। डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट, ये डायरेक्ट वेजेस की बात कर रहा है। हाफ ऑफ मटेरियल कंज्यूम, जो भी मटेरियल कंज्यूम्ड का खर्चा आएगा ना उसका हाफ है, कोई दिक्कत नहीं है। सेल्स जो है सेल्स प्राइस वो 1 से 10 रुपया पर यूनिट है। बताओ 91,000 यूनिट बेचा था, 1 से 10 रुपया सेल प्राइस है, कितना वैल्यू का सेल किया होगा, 91,000 इंटू 1 से 10, इतने का सेल। कॉस्ट शीट का फॉर्मेट अगर देखोगे, ठीक है, ये तो वैसे यहाँ पे लिखा हुआ है पर हम यहाँ पे बनाते हैं, ठीक। हमें क्या दिया है, तो सर हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया है। अगर आप बनाओ फिर से इसको इसको मत ध्यान दो, ये जो दिया है इसको ध्यान मत दो, आप फिर से बनाओ कि आप बनाते तो कैसे बनाते, ये दिया हुआ है। उसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में सर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है उसमें कॉस्ट ऑफ सेल निकालने के लिए एक तो हम जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड जोड़ेंगे, ये दिया हुआ है। सेकेंडरी पैकिंग ये भी सर दिया हुआ है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा ये भी दिया हुआ है। ये जोड़ने के बाद कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगा। अब कॉस्ट ऑफ सेल, एक तो सेल्स दिया हुआ है, यूनिट भी पता है और सेल प्राइस भी पता है, तो बैलेंस क्या आ जाएगा, तो सर बैलेंस तो प्रॉफिट आ जाएगा। ये क्या है, कैसे आया, बैलेंसिंग फिगर, ठीक। अब उसके बाद सर ये तो कॉस्ट ऑफ सेल दिया है पर हमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं दिया है, कॉस्ट ऑफ सेल दिया है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं पता। इसमें फिनिश गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक घटा होगा तब जाके ये आया होगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, करेक्ट। चलो यहीं पे तो है थोड़ी सी ट्रिक। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में से फिनिश गुड्स का जो वैल्यू है वो घटा दोगे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं पता, मैं मानता हूँ एक्स होगा, ठीक। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में से फिनिश गुड्स की जो वैल्यू है क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकालोगे, ये तो खुद कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में फिनिश गुड्स वैल्यू होता है ना। ये अगर सर 90 कितना थाउजेंड है, कितना थाउजेंड हमने बनाया है, हमने कितना थाउजेंड बनाया है, 96,000। हमने कितना थाउजेंड बनाया है, 96,000। ये अगर 96,000 का है तो 5,000 का कितना, और ये घटने के बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा। शायद ये जो सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे दिया हुआ है वो करेक्ट है, देख लेते हैं अभी। 5,000 डिवाइड बाई 96, 7826, तो ये आ जाएगा 8256, 8256, 999.999 आ रहा है, राउंड ऑफ कर देना, ठीक। ये शायद सॉल्यूशन सही है, मुझे यहीं पे डाउट था कि शायद गड़बड़ तो नहीं कर दिया है, पर सॉल्यूशन सही है, देख लेना आप। अगर ये सॉल्यूशन है तो सही है, नहीं तो चेंज कर लेना। किसी ने पूछा था मुझसे कि शायद इसमें सजेस्टेड आंसर गलत है, पर यहाँ पे ये जो सॉल्यूशन दिया है 100% करेक्ट है, ठीक। इसको आप ऐसे भी निकाल सकते हो, मैंने जैसे किया वैसे भी, और ऐसे भी निकाल सकते हो कि सर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है ये कितने थाउजेंड यूनिट का है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 91,000 का। ऐसे भी आप निकाल सकते हो, एक्स की वैल्यू आ जाएगी, या फिर एक और तरीका है, ऐसे नहीं निकालना चाहते तो सर ये जो है ये 91,000 यूनिट का है कि नहीं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो 5,000 यूनिट का कितना, ऐसे भी करोगे तो आ जाएगा, ठीक।
तो बैलेंस आ गया ये 4,30,000, ये क्या है फिनिश गुड्स का। उसके बाद देखो ये रिकवरी हमने निकाला, दिया हुआ है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट दिया है, ये भी दिया है, तो वर्क कॉस्ट यहाँ तक आ जाएगा। बस रिवर्स कैलकुलेशन जोड़ते जाओ, जो जो घटा है, जो जो जुड़ा है घटाते जाओ, यहाँ तक आ जाएगा। WIP का ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ है तो ये भी आ जाएगा। WIP का ओपनिंग क्लोजिंग दिया है, 100% दिया है, ये लो, बस वैल्यू आप डालते जाओ, तो दिया है वो, उसको तो बार बार दिखाने की जरूरत ही नहीं है। वर्क कॉस्ट आ गया, ठीक। उसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड में दो चीज था, कंज्यूमेबल एंड प्रोडक्शन जो एसेट है उसकी लीज रेंट, ये भी दिया है, तो यहाँ प्राइम कॉस्ट आ गया। प्राइम कॉस्ट तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बस क्वेश्चन कहाँ से ब्रेक हुआ, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो दिया है वहां से। प्राइम कॉस्ट के बाद देखो मटेरियल कंज्यूम्ड और लेबर, दो चीज आते हैं ना, पर उसमें क्या बोला है, जो लेबर है डायरेक्ट वेजेज है 50% है मटेरियल कंज्यूम्ड का, यानी कि आप ऐसे लिख सकते हो, और मटेरियल कंज्यूम्ड x है तो डायरेक्ट लेबर 0.5x है कि नहीं। मटेरियल कंज्यूम्ड इतना है तो लेबर इतना हो जाएगा, डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर जोड़ के प्राइम कॉस्ट होते हैं, जो कि दिया हुआ है, हमने निकाल लिया है रिवर्स कैलकुलेशन से 78 लाख। तो ये निकालोगे, x की वैल्यू आएगी 52 और ये हाफ ऑफ x 26, ये आ जाएगा मटेरियल कंज्यूम्ड। ओपनिंग और क्लोजिंग डाल दोगे जो कि दिया हुआ है क्वेश्चन के स्टार्टिंग में, तो जाएगा मटेरियल परचेज की वैल्यू, ठीक। ये सॉल्यूशन एग्जैक्टली करेक्ट सॉल्यूशन है, देख लेना, मैच कर लेना, अगर यही सॉल्यूशन है तो ठीक है। बस कुछ नहीं करना था आपको, इसमें ध्यान देना था, सब चीज दिया हुआ था कि क्वेश्चन ब्रेक कहाँ से हुआ, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया था वहां से क्वेश्चन ब्रेक हुआ। और रिवर्स कैलकुलेट, एक बार कॉस्ट शीट का फॉर्मेट बना लो, सब जो जो दिया है वो डाल दो, ऑटोमेटिक आपको ब्रेक होके क्वेश्चन बन जाएगा। चलो एक ये भी देख लेते हैं, पूछा क्या है पहले, मटेरियल कंज्यूम, प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री, अरे कॉस्ट शीट बनाने को कह रहा है, सब चीज पूछा है, अब कॉस्ट शीट बना लोगे सब आ जाएगा अपने आप। ओपनिंग क्लोजिंग दिया है तीनों का, डायरेक्ट मटेरियल की क्यों चाहिए, मटेरियल कंज्यूम के लिए, ये क्यों चाहिए, फैक्ट्री कॉस्ट निकालने के लिए, ये क्यों चाहिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स निकालने के लिए। डायरेक्ट एक्सपेंस दिया है, डायरेक्ट वेजेस दिया है 175% ऑफ फैक्ट्री, वो फैक्ट्री ओवरहेड। तो फैक्ट्री ओवरहेड कैसे निकलेगा सर, ये जो 257 250 है, अगर ये 175 है तो 100 कितना है, यही है फैक्ट्री ओवरहेड। 257 250 अगर 175 है तो 100 कितना, 1,47,000, ये फैक्ट्री ओवरहेड आ गया, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, तो देखो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद सेलिंग के खर्चे जोड़ दोगे, कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल है और सेल्स दिया है तो बैलेंस प्रॉफिट आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड दिया है 10% ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड ये रहा, इसका 10% कितना होता है, वन इतना होता है 14,700, ये है एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड डाल दोगे, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड कहाँ डालोगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालते टाइम डालोगे, प्रोडक्शन का मानोगे कि कॉस्ट ऑफ सेल निकालते टाइम डालोगे, जनरल मानोगे, तो आप एजम्पशन ले लेना। मैं तो बोलता हूँ कि फैक्ट्री कॉस्ट पे दिया है ना, तो आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का हिस्सा मान लेना, एजम्पशन दे देना वहां पे, ठीक। जो ट्रिकी पॉइंट था इसमें वो यही था कि फैक्ट्री ओवरहेड ये रिलेशन दिया है वेजेस का, उसी से निकल जाएगा, ठीक। आ जाओ यहाँ पे देखो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया था, ये डाल दिया हमने, ये भी दिया है, टोटल सेल आ जाएगा, सेल्स भी दिया है, ये आ जाएगा, ठीक। सेल्स देखो यहाँ पे दिया हुआ था क्वेश्चन में 2210। उसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया है, फिनिश गुड्स का ओपनिंग क्लोजिंग दिया है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगा, यहाँ लिखा नहीं है, सीधा ही कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिखा है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पहले निकालना, ठीक। अपना कॉस्ट शीट का प्रॉपर उसी फॉर्मेट बनना। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड उसके ऊपर ले लोगे तो फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगा, ओपनिंग क्लोजिंग इसका एडजस्ट करोगे, ग्रोस फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगा, ठीक। फैक्ट्री ओवरहेड अभी हमने निकाल लिया तो प्राइम कॉस्ट आ जाएगा। प्राइम कॉस्ट में क्या क्या आता है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंस। देखो डायरेक्ट एक्सपेंस का दिया हुआ है, डायरेक्ट लेबर भी दिया है, तो बचा हुआ क्या है, मटेरियल कंज्यूम्ड। मटेरियल कंज्यूम्ड ये बैलेंसिंग फिगर है कि नहीं, अगर मटेरियल कंज्यूम्ड आपको आ गया, ओपनिंग मटेरियल दिया है, क्लोजिंग मटेरियल दिया है, तो ये जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो क्या आएगा, मटेरियल परचेज। आपको यही पूछा है, मटेरियल कंज्यूम पूछा है, जो जो पूछा है निकल जाएगा। एक ना एक जगह पे एक ऐसा रिलेशन आपको देगा जहां से क्वेश्चन ब्रेक हो जाता है। क्वेश्चन एक बार ब्रेक हो गया, फॉर्मेट बना लो हमेशा,
ट्रिक क्या है, करेक्ट करने का फॉर्मेट बना लो, उसके बाद ही आपको समझ में आ जाएगा कि अरे क्वेश्चन कहाँ से ब्रेक हो रहा है और फटाफट आप कर लोगे। कॉस्ट शीट काफी छोटा चैप्टर है, सिंपल चैप्टर है, बस फॉर्मेट आपको याद रखना है थोड़ा सा, इतना है बस। ठीक, चलो।